वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हो आप सभी। तो आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 2020 की मराठी लैंग्वेज थ्रिलर वेब सीरीज समानांतर की स्टोरी। तो कहानी की शुरुआत में कुमार महाजन नाम का एक आदमी कार ड्राइव करते हुए फोन पे गुस्से में किसी से बहुत बहकी बातें कर रहा है कि मैं किसी भगवान वगैरह को नहीं मानता वगैरह वगैरह, और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी तकदीर मेरे हाथों में। इतना कहने भर की देरी थी दोस्तों कि अचानक कार का एक तगड़ा एक्सीडेंट हो जाता है और इसके बाद स्टोरी जाती है पास्ट में। शरद नाम का एक आदमी कुमार को लेकर स्वामी जी के पास लेकर जाता है। वो रास्ते में स्वामी जी की महिमा का गुणगान करते थकता नहीं। कहे जाता है वो कि स्वामी जी को सब दिखता है, वो सबकी परेशानियां दूर कर देते हैं। जिसपे कुमार टॉन्ट करते हुए कहता है कि जब उन्हें सब दिखता है तो उन्हें इस गली की परेशानियां क्यों नहीं दिखती। वो सबका भला करते हैं तो खुद का क्यों नहीं करते। वो इतनी बेकार सी बस्ती में रहते हैं जहाँ पतली पतली गली बताओ और इधर ढेर सारा कचरा फैला हुआ है। वो शरद कहता है स्वामी जी के बारे में देख, उल्टा पुल्टा मत बोल, बहुत पहुंचे हुए बाबा है वो। इसके बाद जब दोनों स्वामी जी के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो शरद कुमार को स्वामी जी के पैर छूने को कहता है, मगर वो तो अपनी अकड़ में होता है कि ये भगवान और बाबा लोग सब फेक है, कुछ नहीं होता ये। पर शरद के बड़ी मुश्किल से जिद करने पर वो यहाँ पर आ गया था, लेकिन अब वो पैर छू नहीं रहा है और आखिर तक पैर नहीं छूता, बस हाथ से प्रणाम कर देता है। जिससे स्वामी जी को कुमार के माइंडसेट का पता चल जाता है और वो कहते हैं जब मन में नहीं हो आश तो भगवान कैसे आएंगे पास। पर चलो तुम्हें यकीन दिलाने के लिए मैं तुम्हारा हाथ देखकर कुछ बातें बताता हूँ। तो बेटा, तुम्हारा कुल महाजन है और तुम्हारे पूर्वजों ने लोगों को खूब लूटा है, उनके साथ बेईमानी की है, उनके कुकर्मों की सजा अब तुम्हें मिल रही है। पर ये बातें तो कुमार को बड़ी आम सी लगती है। तो स्वामी जी बताते हैं कि आपकी बहन अर्चना करतार सिंह नाम के लड़के के साथ भाग गई थी। ये सुनकर कुमार को अपने बचपन का फ्लैशबैक आता है जब कुमार सिर्फ 14-15 साल का था और उसके पिताजी उसकी बड़ी बहन अर्चना पे काफी गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो एक पंजाबी लड़के से शादी करने की जिद कर रही थी। करतार सिंह भी पिताजी को मनाने के लिए हाथ पैर जोड़ता है मगर पिताजी नहीं मानते और तब उसी वक्त गुस्से में अर्चना घर छोड़कर चली जाती है। इसके बाद स्वामी जी बताते हैं कि आपका एक भाई भी था जिसने अपने ही घर में चोरी की थी और चोरी के पैसों से वो दूसरे शहर में रहने के लिए चला गया था क्योंकि वो अपने माता पिता के हिसाब से नहीं चलना चाहता था। दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर कुमार का मुंह खुला का खुला रह जाता है क्योंकि इतनी पर्सनल बात तो उसने शरद के साथ भी कभी शेयर नहीं की थी। फिर स्वामी जी को कैसे पता चला? तब जाकर कुमार अपनी प्रॉब्लम स्वामी जी को बताता है कि खर्च बढ़ रहे हैं पर आमदनी नहीं। मैं तो अपनी बीवी की मामूली फरमाइशें भी पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपने बेटे को जान से भी ज्यादा चाहता हूँ मगर उसकी जरूरतों को ढंग से नहीं कर पा रहा हूँ पूरा। मुझे अपना फ्यूचर जानना है स्वामी जी कि मैं कभी किसी काबिल बन भी पाऊंगा या नहीं। जिसपे स्वामी जी कहते हैं कि पहले जाओ, मुंह हाथ धोकर आओ और भगवान का आशीर्वाद लो। कुमार चुपचाप उनकी बात मान लेता है। इसके बाद वो स्वामी जी को हाथ पढ़ने को देता है। काफी देर तक अच्छे से देखने के बाद स्वामी जी कहते हैं कि तुम तो पहले भी मेरे पास आ चुके हो। इससे कुमार और शरद दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि कुमार तो बचपन से नास्तिक है, तो फिर वो पहले स्वामी जी के पास कब आया उसे खुद नहीं पता। आज तो उसको पहली बार शरद यहाँ पर लेकर आया है, वो भी खींच कर। वो तो यहाँ पर आना भी नहीं चाहता था। और स्वामी जी का कहना होता है कि मैंने ये हाथ पहले भी देखा है। बाहरी रंग रूप मुझे धोखा दे सकता है पर हाथों की लकीरें और ग्रह नक्षत्र मुझे धोखा नहीं दे सकते। तुम मेरी बढ़ती हुई उम्र की परीक्षा लेने के लिए अपना नाम बदल कर आए हो। इस तरह से तुम मेरी विद्या का अपमान कर रहे हो, इसीलिए मैं तुम्हें तुम्हारा भविष्य दोबारा नहीं बताने वाला। तब कुमार स्वामी जी को ललकारता है कि मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपके पास पहले कभी आया ही नहीं। क्या आप साबित कर सकते हैं कि मैं पहले भी यहाँ पर आया था? तो तब गुरुजी अपनी कुछ पोथी वगैरह चेक करते हैं और फिर कुमार से कहते हैं कि तुम 33 वर्ष के हो ना? वो भी 33 का ही था जब मुझसे मिलने आया था। ऐसे ही उस दिन भी अचानक बारिश होने लगी थी। इसके बाद वो कुमार को सुदर्शन चक्रपाणी नाम के एक आदमी के हाथों के चित्र दे देते हैं जो कुमार को बड़ा अजीब भी लगता है और वो कहता है वो कोई और होगा, आप मेरा हाथ देखकर भविष्य बताइए। पर स्वामी जी बिल्कुल इनकार कर देते हैं और कहते हैं जो चक्रपाणी का अतीत है वही तुम्हारा भविष्य है, इसीलिए तुम जो गलतियां कर रहे हो उसे बंद कर दो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर कुमार बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाता है और कहता है एक तो आप मुझे मेरा भविष्य नहीं बता रहे, ऊपर से इतना सुना रहे, बताओ मुझे लगता है आप एक ढोंगी बाबा है। कुमार का गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि वो तो स्वामी जी पे हाथ भी उठाने को तैयार हो जाता है मगर शरद उसको रोक लेता है। तब कुमार चक्रपाणी के हाथों की लकीर की चित्र फाड़ते हुए कह देता है, मैं बाहर जाकर चीख चीख कर सबको बताऊंगा कि तुम एक ढोंगी बाबा हो, तुम किसी की कोई मदद नहीं कर सकते। ये सब देखकर शरद स्वामी जी से माफी मांगते हुए कहता है कि कुमार नादान है स्वामी जी, उसे समझ नहीं है कि वो कितनी बड़ी भूल कर रहा है। अब कुमार जैसे स्वामी जी के ठिकाने से बाहर आता है उसे अपनी वाइफ नीमा का कॉल आता है। वो रोते हुए बताती है कि संजू का एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर ने कहा कि हेयरलाइन फ्रैक्चर है, यानी संजू के पैर में हल्की सी फ्रैक्चर आई है, पर हमें उसके इलाज के लिए कम से कम 25,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, प्लीज कुछ करो। तब कुमार एक आदमी को फोन करता है जो अपने टेंडर निकलवाना चाहता था और इसके लिए वो 5 लाख देने को भी तैयार था। पहले तो कुमार ने मना कर दिया था
पर अब जब जरूरत पड़ी है तो वो फोन करके हाँ कर देता है। तब एक आदमी कार से आता है और कुमार को 2 लाख रुपए देते हुए कहता है, कल तक मैं 3 लाख और दे दूंगा, बस हमारे टेंडर का जरा ध्यान रख लेना। अब अगले दिन की बात है दोस्तों, कुमार शरद की खटारा सिपाही की स्कूटी पर ऑफिस जा रहा होता है। पता नहीं क्यों, मगर आज बॉस ने इनको ऑफिस टाइम से 1 घंटे पहले बुलाया होता है। मगर कुमार तो फोन पे लगा हुआ था, वो हॉस्पिटल स्टाफ से बात कर रहा था और उनसे कह रहा था कि सारा कुछ मेरी वाइफ की मर्जी से होना चाहिए, आप पैसों की चिंता मत कीजिएगा। फोन रखने के बाद वो शरद से भी कहता है, तुम्हें न्यू बाइक लेनी थी ना, 20,000 मुझसे ले लेना। जिसपे शरद हैरानी से कहता है कि भाई तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? और तब कुमार अकड़ते हुए कहता है कि अपने स्वामी जी से कह देना कि मैंने अपना नसीब अब खुद लिखना शुरू कर दिया है। पर जैसे कुमार ऑफिस पहुंचता है तो उसके बॉस उस पे भड़क जाते हैं और कहते हैं, तुमने डीके की टेंडर में फ्रॉड किया है, बिना ये जाने कि डीके मेरा अच्छा फ्रेंड है। हम दोनों ने मिलकर ये प्लान रचा था, ये जानने के लिए कि मेरी कंपनी में कौन कितना फ्रॉड करता है। सबने घूस लेने से मना कर दिया था पर तुमने ले ली, और हम ऐसे बेईमान एम्प्लॉय को नहीं रख सकते अपने यहाँ, इसीलिए मैं तुम्हें अभी इसी वक्त काम से निकालता हूँ। ये सुनकर तो कुमार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है दोस्तों। उसे शर्मिंदा होकर उसी वक्त ऑफिस से निकलना पड़ता है। तब उसके पीछे पीछे शरद आता है और कहता है, मेरी बात सुनो, कल तुमने जो स्वामी जी के साथ बदतमीजी की थी ना, ये सब उसका ही परिणाम है। मैं तो कहता हूँ चलो स्वामी जी के पास माफी मांग लो, वो जरूर कोई रास्ता दिखाएंगे। ये बात कुमार आन पे करके कहता है कि अच्छा, मेरी इस मुसीबत से तेरे स्वामी जी मुझे निकाल सकते हैं, तो चल चलता हूँ तेरे स्वामी जी के पास। तब शरद हाथ जोड़कर कहता है, कल की तरह हंगामा मत करना वहाँ पर बस। इसके बाद जब दोनों स्वामी जी के घर जाते हैं तो दरवाजे पे लगा होता है ताला। से कुमार और इरिटेट हो जाता है कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, मुंह तक आया हुआ निवाला हमेशा छिन जाता है। तब शरद स्वामी जी को कॉल करता है। वो कॉल तो पिक नहीं करते मगर मैसेज में कहते हैं, मुझे उसका भविष्य अच्छे से पता है पर मैं नहीं बता सकता। तब कुमार कहता है कि तुम्हारे स्वामी जी ने कहा था कि मेरा जो भविष्य है वो चक्कर पानी जी चुका है, तो अब मुझे उससे मिलना है ताकि मैं अपना भविष्य देख सकूं। तो शरद कहता है कि गंगानगर घाट कोपर लिखा हुआ था उस पेपर में, जिसे तुमने कल फाड़ दिया था, चलो साथ में चलते हैं। पर कुमार कहता है कि देख भाई, मेरे साथ रहकर तू अपनी लाइफ खराब मत कर। इधर शरद जाता है अपने बॉस के पास और उनसे कुमार की सिफारिश करता है कि उसके बेटे के एक्सीडेंट की वजह से उसको घूस लेना पड़ा, प्लीज उसे वापस काम पे रख लीजिए वरना उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। और उधर कुमार घाट कोपर जाकर चक्रपानी के बारे में पूछता है, मगर सिक्योरिटी गार्ड बताता है कि इस नाम का तो इधर कोई रहता ही नहीं। मगर एक बूढ़ा आदमी कुमार को बताता है कि 40 साल पहले चक्रपानी यहाँ पर रहा करता था, मगर उसने अपनी कंपनी में कुछ फ्रॉड किया, इसलिए उसे खोलापुर भेज दिया गया। तभी शरद कुमार को कॉल करके बताता है कि भाई मुबारक हो, लगता है भगवान को तुझ पर तरस आ गया, क्योंकि मैंने जब बॉस को तुम्हारे सिचुएशन के बारे में बताया ना, तो उन्होंने तुम्हें वापस काम पे रखने की बात कर ली है। मगर हाँ, उन्होंने तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया है खोलापुर। जिससे दोस्तों अब जाकर कुमार को स्वामी जी की बातों पर बहुत गुस्सा आता है कि जब उन्हें पता था कि मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है तो उन्होंने मुझे वार्न क्यों नहीं किया। इसके बाद कुमार जाता है अपने घर और अपनी बीवी को बताता है कि मुझे प्रमोशन मिली है और मुझे खोलापुर भेजा जा रहा है। मगर ये सुनकर निमा काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरी भी यहाँ जॉब है, इसीलिए मैं तो तुम्हारे साथ खोलापुर नहीं जा सकती, पर तुम्हारे बिना माँ बेटे यहाँ पर कैसे मैनेज करेंगे। पर ये बातें कहने के कुछ देर के बाद ही निमा शांत हो जाती है और कुमार को समझाती है कि देखो, हम दोनों को अलग अलग रहना काफी मुश्किल हो जाएगा, अगर वहाँ तुम्हारी तबीयत वगैरह खराब हो जाएगी तो मैं तुम्हारा ख्याल भी नहीं रख पाऊंगी, तुम्हें टाइम से खाना कर कौन देगा, तुम्हारे कपड़े वगैरह कौन धोएगा, हमारी जिंदगी देखना बिल्कुल उथल पुथल हो जाएगी कुमार। अच्छा सुनो ना, मैंने एक बाबा के बारे में सुना है जो सिर्फ चेहरा देखकर भविष्य बताते हैं, हम उनके पास चले क्या? तो कुमार बाबा का नाम पूछता है। तो अगले दिन ये दोनों सहस्त्र बुद्धे गुरुजी नाम के एक बाबा के पास जाते हैं। और ये क्या दोस्तों, आज अचानक उनकी मौत हो गई और उनकी लाश को शमशान लेकर जाया जाता है। इससे फिर कुमार का दिमाग घूम जाता है कि मैं जिस भी कड़ी को पकड़ता हूँ वो कड़ी टूट जाती है और मुझे अपना भविष्य तो जानना ही है, इसके लिए चाहे मुझे खोलापुरी क्यों न जाना पड़े। फिर अगले सीन में हम कुमार को खोलापुर स्टेशन में देखते हैं। उसे पिक करने के लिए हनमया नाम का बंदा आया होता है, जिसे कंपनी वालों ने कुमार की मदद के लिए भेजा था। हनमया ही कुमार को उसके रूम तक पहुंचाता है और फिर ये भी बताता है कि यहाँ पे बिजली और नेटवर्क का थोड़ा इश्यू रहता है। और इस घर में दोस्तों आते ही कुमार को बेचैनी होने लगती है। उसको ऐसा लगता है जैसे इस घर में उसके अलावा भी कोई और है जो उसको दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा उसको एक बार नहीं कई बार महसूस होता है। फिर रात में हनमया कुमार को लेकर मैनेजर के घर पर जाता है। यहाँ ये लोग थोड़ी पार्टी शार्टी करते हैं और फिर मैनेजर कहते हैं कि तुम मुझे अपने बड़े भाई की तरह समझो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे शेयर करते रहना। तो इस पे कुमार कहता है, हाँ एक बात है, मैं जहाँ पर रह रहा हूँ ना, वहाँ से मुझे एक सुंदर सा कॉटेज दिखता है। मैंने हनमया से पूछा तो उसने कहा वो कॉटेज उसकी फैमिली का है। मैं जब भी उस कॉटेज को देखता हूँ तो ऐसा लगता है वो मुझे अपनी ओर बुला रहा है।
इसीलिए मैं उस घर में रहना चाहता हूँ प्लीज। और तब हनमिया मैनेजर को बताता है ये ब्लू मून कॉटेज की बात कर रहे हैं, पर वहाँ का रास्ता बड़ा खराब है। दिखने में वो बिल्डिंग के पास लगता है मगर असल में वो बहुत दूर है। वहाँ से नजदीक गाँव भी 2 से 3 किलोमीटर दूर है। मगर कुमार कहता है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैनेजर कहते हैं कि अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो ठीक है हनमिया, कल तुम वो कॉटेज साफ कर देना इनके लिए। इसके बाद जब कुमार सो रहा होता है तो अचानक उसको कुछ महसूस होता है और उसकी नींद खुल जाती है। फिर वो हनमिया को काफी आवाज लगाता है, पर उसके ना आने पर वो यहाँ वहाँ देखता है और जैसे बिल्कुल सम्मोहित होकर घर से निकल जाता है। वो जंगल की ओर चला जाता है सीधे और एक खाई के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर हनमिया आकर उसको टोकता है और कहता है आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? एक कदम भी अगर आपने आगे बढ़ाया होता तो सीधे खाई में गिर जाते। इसके बाद हनमिया मैनेजर को भी कॉल करके बुलाता है, जो कुमार से पूछते हैं कि आखिर तुम आधी रात में यहाँ खाई के पास क्यों आ गए? कुमार कहता है देखो मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मुझे कुछ बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। तब हनमिया कहता है कि जब मैं छोटा था तो ऐसे एक बार एक अंकल ने खुद की जान देने की कोशिश की थी, उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया था। बस उसके बाद से फिर इस घर में इतने सारे लोग रहे मगर किसी के साथ ऐसा दोबारा नहीं हुआ, पर आपके साथ क्यों हुआ? इससे कुमार समझ जाता है कि जरूर ये चक्कर पानी की बात कर रहा है। इसलिए वो हनमिया से कहता है कि सुनो मुझे उस आदमी की और डिटेल्स चाहिए प्लीज। अगली सुबह ही वो ब्लू मून कॉटेज में शिफ्ट हो जाता है, पर वहाँ पे उसको ढेर सारे कंचे मिलते हैं। ठीक ऐसे ही कंचे कुमार ने भी बचपन में कलेक्ट किए थे दोस्तों, जिससे वो समझ जाता है कि चक्कर पानी भी यहाँ पर रह चुका है मतलब, और ये कंचे उसी के हैं। साथ ही उसे ड्रॉर में से एक भोजनालय की रसीद मिलती है, जिसे लेकर वो हनमिया के साथ उस भोजनालय जाता है। पर वहाँ उसे ये सुनने को मिलता है कि ये रसीद तो 30 साल पहले की है। वो कहता है कि उस समय तो मेरे दादाजी ये भोजनालय चलाते थे, मैं कैसे बताऊं कि ये रसीद हमने किस आदमी को दी थी बताओ। तो कुमार जाता है नजदीकी पुलिस स्टेशन और वहाँ वो सुदर्शन चक्रपाणी के बारे में पूछताछ करता है, और यहाँ पे भी कुछ पता नहीं चलता। तब वो और कुछ लोगों से पूछताछ करता है। इस दरमियान उससे एक बूढ़ा आदमी टकरा जाता है, जो दावा कर रहा होता है कि अगर तुम मुझे कुछ पैसे दोगे तो मैं तुम्हें चक्रपाणी के बारे में बता दूंगा। इसके बाद वो बताता है कि वो कमीना काम तो करता था इंपीरियल वुड जैसी बड़ी कंपनी में, मगर था बड़ा कंजूस। मैंने एक बार तालाब में डूबने से उसकी जान बचाई थी, बस फिर क्या था, वो तो मेरे पीछे पड़ गया। वो भोजनालय में खाना तो खा लेता था पर पैसे मुझे देने को कहता था, इसीलिए मैंने कुछ दिनों के बाद उसके साथ उठना बैठना ही बंद कर दिया। मगर पता नहीं क्या हुआ, कुछ महीनों के बाद वो यहाँ से चला गया और तब मुझे पता चला कि उसने मेरे नाम पे भोजनालय में इतने महीनों से खाना खाया हुआ है। वो तो चला गया लेकिन उसकी उधारी फिर मुझे चुकानी पड़ी। अब अगली सुबह की बात है दोस्तों, हनमिया गेस्ट रूम की सफाई कर रहा होता है, तो वहाँ कुमार भी जाता है और कहता है थोड़ा चाय पानी का इंतजाम कर लो यार। इसके बाद कुमार की नजर एक बड़ी सी पेंटिंग पर पड़ती है, जिसमें एक लड़की बनी हुई है और उस पे काफी धूल मिट्टी भी जम गई है। तो कुमार उसकी साफ सफाई करने लगता है, और पता है दोस्तों उसे क्या दिखता है उस पेंटिंग के नीचे? वहाँ पर लिखा होता है कोल्हापुर आर्ट म्यूजियम से ये पेंटिंग सुदर्शन चक्रपाणी ने खरीदी थी, जिससे कुमार डर जाता है काफी। और दोस्तों उसी वक्त उसे शरद का कॉल आता है, क्योंकि कल रात ही उसने शरद को उस बूढ़े आदमी की सारी बातें बताई थी और इंपीरियल वुड कंपनी से चक्रपाणी की डिटेल्स निकालने को कहा था, जो कि शरद ने निकलवा ली थी। और अब वो कुमार को बताता है कि हाँ ये बात तो सही है कि उस कंपनी में चक्रपाणी काम करता था, मगर फिर उसने वहाँ से काम छोड़कर मालाबार की कंपनी में काम शुरू किया। लेकिन जब वो कोल्हापुर में था तो स्टार्टिंग में तो वो सरकारी क्वार्टर में रहा करता था, मगर फिर वो ब्लू मून कॉटेज में शिफ्ट हो गया था। अब ये जानने के बाद कुमार जाता है सीधे अपने घर मुंबई, जहाँ उसकी वाइफ उसको देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे ढेर सारे किस करते हुए कहती है, तुम जब से कोल्हापुर गए ना मुझे बिल्कुल भूल ही गए क्या? ना कोई कॉल करते हो ना ही मैसेजेस। तुम्हें पता भी है संजू और मैंने तुम्हें कितना मिस किया। फिर दोनों माँ बेटे जिद करने लगते हैं कि आप इतने दिनों के बाद आए हो तो आज हमें घुमाने लेकर चलो। उसी वक्त शरद कॉल करके कुमार को बता देता है कि मालाबार की कंपनी का पता चल गया है, आज शाम वहाँ चले क्या? तो कुमार अपनी फैमिली का दिल रखने के लिए कहता है कि नहीं यार, आज का दिन तो मैं अपनी फैमिली के साथ बिताना चाहता हूँ। फिर रात में दोस्तों हम कुमार को अपनी फैमिली के साथ एक मेले में देखते हैं, जहाँ वो लोग खुश होते हैं, आइसक्रीम खा रहे होते हैं, सेल्फीज क्लिक कर रहे होते हैं। तभी नीमा की नजर पड़ती है वेट मशीन पे और वो अपना वजन चेक करती है, साथ ही साथ अपने बेटे और फिर अपने हस्बैंड का भी करती है। वेट मशीन से कार्ड निकलता है जिसमें वेट के साथ साथ कुछ कोट्स भी लिखे होते हैं, जैसे कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, वक्त बड़ा मुलायम है, इसे मत गवाओ, तुम अपने लक्ष्य से कुछ ही दूरी पे हो। ये सारी चीजें पढ़कर कुमार को लगता है जैसे उससे ऊपर वाला कोई संकेत दे रहा है। इसीलिए अपनी वाइफ से वो कहता है कि सुनो मुझे ऑफिस के जरूरी काम से अभी जाना होगा, प्लीज तुम संजू को लेकर घर चले जाओ। पर निमा नहीं मानती और कहती है कि देखो अभी तो संजू को जाइंट व्हील पे बैठना है, अभी हम घर कैसे जा सकते हैं? लेकिन कुमार का दिमाग खराब हो रहा था तो वो चिल्ला देता है निमा पर। निमा भी नाराज हो जाती है और कहती है तुम हमें मेले क्यों लेकर आई ये बताओ, ताकि हमारी बेइज्जती कर सको। कहकर वो घर चली जाती है और इस बात की बिल्कुल परवाह किए बिना कुमार जाता है मालाबार की उस वुड कंपनी में जहाँ चक्रपाणी काम करता था। वहाँ के मैनेजर से बात करने पर उसे पता चलता है कि 30 साल पहले चक्रपाणी यहाँ काम
मैनेजर हुआ करता था। मगर फिर एक दिन उसकी बहुत भयानक कार एक्सीडेंट हो गया, जिसके बाद वो कई हफ्तों तक हॉस्पिटलाइज्ड रहा और फिर काम वगैरह छोड़कर कहीं और चला गया। हमारे एक स्टाफ नायक ने तो कुछ साल पहले चक्रपाणी को चिपलुन में देखा था। नायक अभी चाय की टपरी पर गया है, चाय पीने आ जाएगा। मगर जैसे कुमार नायक से मिलता है और चक्रपाणी के बारे में पूछताछ करता है तो लास्ट में उसने चिपलुन के जिस बंगलों में चक्रपाणी को देखा था उसका पता वो कुमार को बता देता है। अभी कुमार के मन में और भी कई सवाल आते हैं, मगर इससे पहले वो और सवाल कर पाता, गलती से नायक के हाथों से सिक्के गिर जाते हैं जो कि वो चाय वाले को दे रहा था। इसीलिए नायक उन पैसों को उठाने लगता है और इतने में एक कार उसे रौंद कर चली जाती है और वहीं पे नायक की मौत हो जाती है, जिससे कुमार काफी परेशान हो जाता है कि बताओ, एक आदमी मिला था जो मुझे चक्रपाणी के बारे में बता रहा था पर अब वो भी गया। इसलिए कुमार जाता है फिर अपने घर और वहाँ वो चुपके से अपना सामान लेकर भागना चाहता है, मगर उसकी वाइफ जाग जाती है और उससे सवाल पे सवाल करती है। तो कुमार सिर्फ एक ही चीज कहता है कि देखो, तुम मेरी भलाई चाहती हो ना, तो मुझसे ज्यादा सवाल मत करो, मुझे इसी वक्त कंपनी की काम से चिपलुन जाना होगा। ये कहकर कुमार तुरंत ही चिपलुन के लिए निकल जाता है। अब यहाँ चक्रपाणी के बंगलों में जाते कुमार की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि पहले तो बारिश की वजह से उतने सुनसान जगह पे कोई जाने को तैयार नहीं है। एक ऑटो वाला राजी भी होता है तो वो कुमार से 700 रुपए भाड़ा लेता है और जहाँ से जंगल शुरू होता है ना, वहीं पे उतार देता है। इसके आगे का सफर कुमार को पानी में भीगते हुए पैदल ही तय करना पड़ता है। खैर, किसी तरह वो बंगलों में पहुंच जाता है और इस बार खुशनसीबी से उसकी मुलाकात चक्रपाणी से हो जाती है। और चक्रपाणी कहता है कि तुम भीग चुके हो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए पहले कपड़े वपड़े बदल लो, आराम से बैठकर बातें करते हैं। अब जैसे कुमार फ्रेश होकर ड्रेस चेंज कर लेता है तो उसे काफी ठंड का एहसास होता है और मन में वो सोचता है कि अगर विस्की मिल जाती तो मजा आ जाता। तो चक्रपाणी सामने से उसको विस्की ऑफर करते हुए कहता है, आप बहुत थक गए हैं, इसलिए अभी सो जाइए, सुबह बात करते हैं। कुमार सोना तो नहीं चाहता था, लेकिन पता नहीं कैसे उसकी आंख लग जाती है। अगली सुबह आंख खुलते वो पागलों की तरह चक्रपाणी को ढूंढता है और जब वो उसे मिल जाता है तो पूछता है, क्या आप भगवान पे यकीन करते हो? तो चक्रपाणी जवाब देता है, पहले तो नहीं करता था, मगर अब तो कुछ बचा ही नहीं है जिसके लिए मैं भगवान पे यकीन करूं। तब कुमार उस स्वामी जी के बारे में पूछता है कि क्या आप कभी उनसे मिले थे? तो यहाँ पर हम एक फ्लैशबैक में देखते हैं दोस्तों कि चक्रपाणी स्वामी से अपना भविष्य जानना चाहता है, मगर स्वामी जी इंकार कर देते हैं और कहते हैं, यदि तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य भी निश्चित तौर पर अच्छा होगा, और अगर तुम बुरे कर्म करोगे तो उसका अंजाम ऑब्वियसली बुरा होगा। चक्रपाणी बहुत गिड़गिड़ाता है, मगर स्वामी जी उसको मना कर देते हैं, भगा देते हैं वहाँ से। अब फिर प्रेजेंट में इसके बाद कुमार अपनी सारी प्रॉब्लम बताता है कि स्वामी जी का कहना था कि मेरा और आपका एक ही नसीब है, हम दोनों एक दूसरे के काल हैं, आप मेरा भविष्य काल है और मैं आपका अतीत काल हूँ, हम दोनों एक दूसरे के समानांतर हैं। फिर वो सारी बातें बताता है कि कैसे उन दोनों की लाइफ की चीजें एक दूसरे से मेल खाती है। पर चक्रपाणी को ये ठीक नहीं लगता। वो कहता है, हम दोनों एक दूसरे को पहले अपना अपना भूतकाल बताएंगे, और अगर मुझे लगा कि हाँ, मुझे तुम पे यकीन करना चाहिए तो मैं तुम्हारा 33 साल का भविष्य बता दूंगा। इसीलिए सबसे पहले कुमार उसको अपनी आईब्रोज के ऊपर की कट के बारे में बताता है कि ये मुझे मकर संक्रांति में लगी थी, पतंग के धारदार धागे से। वहीं चक्रपाणी के आईब्रो पे कट दीपावली के दौरान लगे थे। दरअसल वो अपने दोस्तों के साथ दीपावली वाली रात जंगल में जुगनू पकड़ने गया था। वो ढेर सारे जुगनू अपने कांच के जार में भर के अपने घर लेकर जाना चाहते थे, मगर तभी इनको जंगली जानवर दिखता है जिससे डर कर ये भागना शुरू कर देते हैं। मगर चक्रपाणी गिर जाता है और उसके कांच के जार टूटकर सीधे आईब्रोज के पास कट कर देते हैं। इससे इन दोनों को समझ आ जाता है कि वजह चाहे अलग अलग हो, लेकिन चोट हमें एक ही जगह लगी। फिर चक्रपाणी बताता है कि मुझे बारिश बहुत पसंद है, मैं तो एक बार बचपन में बारिश के दौरान नदी में नहाने चला गया था, जिस दौरान मैं नदी में डूबकर मरने वाला था। तब कुमार बताता है कि और मैं बारिश के दौरान मैनहोल में डूबकर मरते मरते बचा हूँ। फिर ये लोग अपनी फैमिली के बारे में बताते हैं कि एक बड़ी बहन थी जो अपने पसंद के लड़के से शादी करके भाग गई और बड़ा भाई अपने घर पे चोरी करके भाग गया। फिर कुमार बताता है, आज मेरा एक नहीं बल्कि 2 बेटा होता, मगर पहले बेटे की मौत जन्म के कुछ दिनों के बाद ही हो गई थी। ये चीज भी चक्रपाणी के केस में बिल्कुल सिमिलर है। तब कुमार को चक्रपाणी अपना भूतकाल देने को हो जाता है तैयार। उसने अपने टाइम में अपनी लाइफ की सारी बातें डायरी में लिखी होती है, उन्हें लाकर वो कुमार के सामने रखता है। पर जैसे कुमार उनको लेना चाहता है ना, तो चक्रपाणी उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें अपना भविष्य जानने से पहले मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। तुम्हें पेशेंस रखना होगा, तुम एक बार में पूरी डायरी पढ़कर खत्म नहीं कर सकते। मैं तुम्हें एक दिन में सिर्फ एक ही पेज डायरी पढ़ने की अनुमति दूंगा, यानी तुम रात में अगले दिन की बातें जानने के लिए सिर्फ एक ही पेज पढ़ सकते हो। सारी बातें अगर तुम्हें एक ही बार पता चल जाए तो तुम्हारी लाइफ बोरिंग हो जाएगी, तुम्हें जिंदगी का मजा आना बंद हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें धीरे धीरे भविष्य के बारे में जानना होगा। मेरी एक और बात सुन लो, तुम भले ही अपना फ्यूचर जान लोगे पर तुम उसे बदल नहीं पाओगे। जो होना है वो होकर रहेगा। और याद रहे, मुझसे होशियारी करने की सोचना भी मत, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे वरदान प्राप्त है जिससे मैं तुम्हारा बुरा भी कर सकता हूँ। क्योंकि तुमने अब तक ये तो रियलाइज कर ही लिया होगा
कि जब तुम्हें विस्की पीने का मन हुआ तो बिना मांगे मैंने तुम्हें दे दिया। मैंने तुम्हें सोने को कहा और तुम ना चाहते हुए भी सो गए। अगली सुबह जागकर तुमने मुझे पूरे घर में ढूंढा जबकि मैं तुम्हारी आंखों के सामने था। इसीलिए मुझसे चीटिंग करना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। साथ ही इन डायरी के बारे में तुम किसी और को कुछ नहीं बता सकते। अच्छा, तो अब तुम यहाँ से जाओ क्योंकि आज तुम्हारी ट्रेन छूटने वाली है। देखता हूँ तुम अपना भविष्य बदल पाते हो या नहीं। ये सुनते ही कुमार जल्दी से निकल जाता है। वो अपना भविष्य बदलने के लिए शेयरिंग पे ऑटो ना लेकर ऑटो रिजर्व कर लेता है स्टेशन जाने के लिए। मगर बीच रास्ते में ऑटो खराब हो जाता है तो कुमार दूसरा ऑटो लेने की कोशिश करता है, मगर वहाँ दूसरा ऑटो तो था ही नहीं। तो वो पैदल ही जाने लगता है और दूसरे लोगों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करता है। गाड़ी वाले तो उसको लिफ्ट नहीं देते, मगर एक साइकिल वाला उसको लिफ्ट देता है। कुछ दूर जाने पर उसको दूसरा ऑटो मिल जाता है तो वो उस ऑटो से स्टेशन जाता है। ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगी होती है, इसीलिए वो जल्दी भागता है और किसी तरह ट्रेन पकड़ लेता है और फिर खूब हंसता है कि वाह, मैंने तो अपना भविष्य बदल लिया। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है अपने बैग पे जो कि फट चुका है और उसकी डायरी प्लेटफॉर्म्स पे गिरी हुई होती है। वो उनको लिए बिना तो जा नहीं सकता था, इसीलिए वो जल्दी से उतरकर सारी डायरी फिर से बैग में भरता है और ट्रेन पे चढ़ने की कोशिश भी करता है, मगर नहीं चढ़ पाता। तो इस तरह से वो भविष्य जानने के बाद भी अपने भविष्य को नहीं बदल पाया। इससे उसे बड़ी इरिटेशन फील होती है और वो जोर से चिल्लाता भी है। इसके बाद वो किसी तरह दूसरी ट्रेन पकड़कर अपने घर आ जाता है। घर पहुंचते वो डायरी पढ़ने की कोशिश करता है, मगर उसके व्हाट्सएप पे दनादन ऑफिस की ओर से कई सारे मैसेजेस आने लग जाते हैं। इसलिए वो जल्दी से अपनी डायरी छुपा भी देता है और फिर जाता है ऑफिस, जहां उसके बॉस कहते हैं कि तुम्हारा नसीब तो बहुत ही अच्छा है। कोल्हापुर के मैनेजर का कार एक्सीडेंट हो गया, इसलिए टेम्पररी बेसिस पे कंपनी तुम्हें वहां का मैनेजर बना रही है। अब जैसे ये खबर शरद को मिलती है तो वो तो खुशी से कुमार को हक कर लेता है। इसके बाद कुमार अपनी वाइफ को ले जाकर खुशखबरी देता है, मगर वो अभी भी गुस्से में होती है। तब कुमार उसे किस करता है और थोड़ा प्यार जताता है। कहता है मान जाओ ना, क्योंकि अब मैं मैनेजर बन चुका हूँ तो मेरी सैलरी भी अच्छी खासी हो जाएगी। तुम्हें अब काम करने की जरूरत नहीं होगी, घर पे रहकर आराम से टाइम स्पेंड करना, और नहीं तो फिर मैं दूसरी शादी कर लूंगा। जिसपे नीमा हंसते हुए मान जाती है। इसके बाद दोस्तों हम कुमार को कोल्हापुर शिफ्ट होते हुए देखते हैं। रात में वो डायरी पढ़ता है कि एक आदमी ने मुझे कोल्हापुर का मैनेजर बनते ही 50,000 दिए। अपना भविष्य जानते हुए भी कुमार उन पैसों को लेने से इनकार नहीं करता, इसीलिए वो आगे चलकर और भी ज्यादा घूसखोरी करने लगता है। पर रात में जब वो पढ़ता है कि किस घूसखोरी से मैं पकड़ा जाऊंगा तो वो घूस कुमार लेने से मना कर देता है। फिर कुछ दिनों के बाद निमा और संजू भी कुमार के साथ रहने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं। तो रात में दोस्तों कुमार को डायरी पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होने लग जाती है, मगर फिर भी वो अपनी वाइफ और बेटे के यहाँ होने से बड़ा खुश होता है। अभी फिलहाल तो कुमार की लाइफ बहुत अच्छी चलती है, लेकिन एक रात वो डायरी में कुछ ऐसा पढ़ लेता है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डायरी में लिखा होता है, मेरी लाइफ में एक औरत आई। बस पढ़ने के बाद कुमार हो जाता है परेशान, क्योंकि वो अभी तक अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता आया है, उसके साथ बिल्कुल लॉयल रहता था। तो फिर अचानक ऐसी कौन सी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी जिससे वो दूसरी औरत के प्यार में पड़ जाएगा, और आगे कुमार की लाइफ में क्या क्या घटनाएं होंगी, वो उन सब चीजों को एक रात पहले जानने के बाद भी कैसे हैंडल करेगा, देखना काफी दिलचस्प होगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ, नेक्स्ट पार्ट भी हम जल्दी लेकर आ जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।